नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में लाउड स्पीकर के तनाज़े के दरमियान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अज़ान के लिए मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बुनियादी हक यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली की लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त वाली अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अज़ान के लिए लाउड स्पीकर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ये अर्जी बदायूं की तहसील बस्तौली के गांव दौरानपुर की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद इरफान की जानिब से दायर की गई थी। अर्जी में SDM समेत 3 लोगों को फरीक बनाया गया था। इस अर्जी में SDM के जरिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त तलब करने वाली दरख्वास्त को खारिज करने को चैलेंज किया गया था। अर्जी में हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त बुनियादी हक के तहत दी जानी चाहिए। 4 शुमे के रोज़ जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच पे समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि मस्जिद में अज़ान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बुनियादी हक में नहीं आता। लाउड स्पीकर की इजाज़त के लिए कोई और ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अदालत ने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी में किए गए मुतालबे को गलत करार दिया। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया था। MNS सरबराह ने धमकी दी थी कि जब तक लाउड स्पीकर के जरिए अज़ान दी जाएगी उस वक्त तक मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। उन्होंने एहतजाज जारी रखने का इंतबाह दिया था। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से मुतसिल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंच गई। टीम की आमद से कबल दोनों अतराफ के लोग जमा हो गए और सड़क पर काफी हंगामा राई और नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को समझाया और हुजूम सड़क की तरफ मुंतशिर हो गया। ताहम बाद में सर्वे का काम शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के वकला के मंदिर में दाखिले के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान दूसरी तरफ से हर हर महादेव के नारे लगाए जाने लगे। दरियासना पुलिस हरकत में आई ताकि हालात कशीदा न हो। मुसलमानों की तरफ से रोशन ख्याल लोग पहुंचे और फौरन सबको वहां से हटा दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को दाल मंडी की गली में भेज दिया गया। ताहम कुछ देर बाद सर्वे टीम अंदर पहुंच गई और अपना काम करने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद कमेटी से मुतालिका फरीकों ने अहादी की वीडियोग्राफी और सर्वे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया था। आदि गुरु शंकराचार्य जयंती के मौके पर दांडी स्वामी और सन्यासियों ने काशी में सुमेरो पीठ पर हवन किया। ख्वाहिश की गई कि ज्ञानवापी कैंपस में पुरअमन वीडियोग्राफी हो और किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की सेक्रेटरी पहले ही इस कार्रवाई की मुखालिफत करने का ऐलान कर चुके हैं। ताहम इंतजामात कमेटी के वकला का कहना था कि वो कानून की पासदारी करेंगे, लेकिन अगर कुछ मुख्तलिफ हुआ तो शिकायत करेंगे। Who will verify कौन? तो आप लोगों ने तो कोर्ट में इसका अपोज किया नहीं। आप लोगों ने कहा था ये तो प्लेंटी का हवाला देंगे क्या? ये तो प्लेंटी बताया ना कि उसको कि 130 कहाँ पर है, उसकी उसने अपने प्लेन में कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। जब बहस हुई थी तो आपने, लेकिन जब बहस के दौरान तो आपने ये मुद्दा नहीं उठाया। हमने सब मुद्दा उठा लिया। नहीं, आपने ये मुद्दा आज हम लोग क्या कहें, अंदर मस्जिद परिसर में जो कमीशन की कार्रवाई है वो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए बहुत टकराव की स्थिति बनी हुई है। अगर ये नहीं होता है तो टकराव और बढ़ सकता है। और क्या उसके लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ही जिम्मेदार होगी? ऐसा नहीं, इंतजामिया कोई कमेटी जिम्मेदार नहीं होगी। बिल्कुल टकराव की स्थिति बनी हुई है। जो भी होगा वो तहखाने की हम बात जानना चाहेंगे, तहखाने में सर्वे होगा या नहीं होगा? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अगर आप अंदर मैं
चाहते हैं? नहीं, हम लोग क्यों कराना चाहते हैं? आप करा लीजिए आप लोग। दुनिया की टॉप दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के सरबरा अल जवाहरी ने कश्मीर को लेकर एक वीडियो जारी किया। कश्मीर और फ़लस्तीन के बार बार होने वाले ट्रेजिडीज के नाम से जारी 47 मिनट की इस वीडियो में जवाहरी ने कश्मीर का तकाबुल फ़लस्तीन से करते हुए हिंदुस्तान की तारीफ पर अरब मुल्कों की मजम्मत की। वीडियो की शुरुआत कश्मीर में हिंद मुखालिफ तस्वीर से इसमें की गई और इसमें बहुत सारा जो मवाद है वो हिंदुस्तान के खिलाफ इसमें दिखाया गया। अथॉरिटीज़ ने इस वीडियो का सख्त नोट लिया और इस पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। उम्र कैद की सजा को लेकर चल रहे तमाम कंफ्यूजन पर एक फुल स्टॉप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया कि उम्र कैद की सजा का मतलब मुजरिम को अपनी आखिरी सांस तक सजा देना है। इसकी कोई हद या कोई मियाद मुकर्रर नहीं की जा सकी। दरअसल कई मामलों में उम्र कैद की सजा मिलने पर इसे 14 साल की जेल की सजा मान लिया जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कत्ल की सजाए मौत होती है, जबकि जो मैक्सिमम सजा है वो सजाए मौत होती है और जो कम से कम इसमें उम्र कैद होती है इसे कम नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला कत्ल के मुजरिमीन की उम्र कैद की सजा कम करने की पिटीशन पर सुनाया। 1997 में हुए कत्ल के इस मामले में महोबा की निचली अदालत ने 5 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। महोबा के इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये तर्क दिया गया कि 5 मुजरिमीन में से एक का नाम कल्लू है, वो पहले ही लगभग 20 से 21 साल जेल में काट चुका है। उसकी सजा की मुद्दत को देखते हुए उसकी उम्र कैद की सजा कम करके उसे रिहा किया जाए। इस तर्क पर कोर्ट ने वाजे किया कि यह मुनासिब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद का मतलब आखिरी सांस तक जेल में गुजारना होता है, इसकी कोई मियाद पहले से तय नहीं होती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के कलकत्ता दौरे से कुछ घंटे पहले एक बीजेपी कारकुन की लाश उसके घर के पास सुनसान बिल्डिंग में लटकी मिली। इस मरने वाले का नाम अर्जुन चौरसिया बताया गया। ये नॉर्थ कोलकाता में रहता था और वो बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल वाइस प्रेसिडेंट था। उन्हें अमित शाह के इस्तकबाल में निकाले जाने वाली बाइक रैली की क़यादत करनी थी। अमित शाह आज दोपहर अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे और अफराद खानदान को हिम्मत बंधाई। अमित शाह ने कहा कि ये सियासी कत्ल है। बंगाल में बीजेपी वर्कर्स को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मुलजिमीन को कड़ी सजा दिलाने का उन्होंने वादा किया। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस
सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहाँ की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की गुज़िश्ता 21 सालों से जेल में मुक़य्यद दोनों पैरों से माजूर मुंबई के एक मुस्लिम शख्स की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम अशफाक शेख पर इल्जाम है कि 1998 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके करने वाली गैंग के वो अहम रुकन थे और बम धमाके में उनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई थी। मुलजिम अशफाक सईद शेख को निचली अदालत से उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस गोई के रूबरू अशफाक सईद शेख की जमानत पर रिहाई की अर्जास्त पर समाअत अमल में आई, जिसके दौरान एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने अदालत को बताया कि मुलजिम गुज़िश्ता 21 सालों से जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद है और उसकी जानिब से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर समाअत नहीं हो रही है, लिहाजा मुलजिम को जमानत पर रिहा किया जाए। एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने अदालत को मजीद बताया कि मुलजिम दोनों टांगों से माजूर है, लिहाजा मुलजिम के फरार होने के इम्कानात बेबुनियाद हैं। नेज़ मुलजिम को गुज़िश्ता 21 साल से कभी जेल से रिहाई नहीं मिली। हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट सचिन पाटिल ने मुलजिम की जमानत पर रिहाई की मुखालिफत की, लेकिन अदालत ने गौरव अग्रवाल के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए मुलजिम को जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में नौकरशाहों पर इंतजामी कंट्रोल के मामले पर मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े से मुताल्लिक मामला जुमे को 5 जजों की आईनी बेंच के पास भेज दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामला भेजने का फैसला करने के साथ साथ वादे किया कि आईनी बेंच सिर्फ खिदमत से मुताल्लिक महदूद मसाइल पर गौर करेगी। मरकजी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 239 AA जामे तशरीह के लिए इस मामले को आईनी बेंच के पास भेजने की दरखास्त की थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए इस मामले को आईनी बेंच के सामने भेजने की अर्जी कबूल कर ली। अदालत उज़्मा इस मामले की अगली समाअत 11 मई को करेगी। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली हुकूमत का कहना है कि कौमी राजधानी में मुंतखब हुकूमत को मरकजी हुकूमत ने अहम नौकरशाहों और अहदेदारों पर इंतजामी कंट्रोल करने के हक से महरूम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान की दरखास्त जमानत पर फैसला न सुनाए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आजम खान को 87 में से 86 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस में 137 दिन गुजर जाने के बाद भी जमानत पर फैसला क्यों नहीं किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में मुदाखलत करेंगे। अब इस मामले पर 11 मई को समाअत की जाएगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गौई ने इनकी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत की। यूपी हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जुमेरात की शाम 6:30 बजे तक समाअत हुई है और हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल इसकी समाअत नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की उनकी मगरबी दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह से गिरफ्तारी के दावों और जवाबी रद्द-ए-अमल के बाद दिल्ली पुलिस ने जुमे के रोज अपने पंजाब के हममनसब से कुरुक्षेत्र में उन्हें अपनी तहवील और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए मकामी अदालत में पेश करने के लिए वापस कौमी राजधानी भेज दिया। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के सिलसिले में पंजाब पुलिस के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए थे। बग्गा के वालिद की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने बीजेपी के तर्जुमान को चंडीगढ़ के करीब मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस की टीम को दरमियान में ही रोक लिया। हरियाणा पुलिस बग्गा को कुरुक्षेत्र शहर के करीब एक पुलिस स्टेशन ले गई, जहां दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची। बग्गा की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने चंडीगढ़ में मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक हाइबस कार्पस पिटीशन दायर करने जा रही है, क्योंकि हमारे पुलिस अफसरान को हरियाणा पुलिस ने पिपली में गैर कानूनी तौर पर तहवील में ले लिया है। पंजाब पुलिस की नुमाइंदगी करने वाले वकील RK राठौर ने एक एजेंसी को बताया कि पहला मुकदमा अगवा
की दफात के तहत दर्ज किया गया, जबकि दूसरा हमले की दफात के तहत। तीसरा मुकदमा बग्गा के वालिद की शिकायत पर दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब से 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लिया और उन्हें जनकपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस ने तमाम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बाद दिल्ली पुलिस को मामले के बारे में मुतल्ला किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के कायदीन ने गिरफ्तारी का दिफा करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस मुंसिफाना अंदाज में काम कर रही है। 41A ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਡਿਊਲੀ ਸਰਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। सर लेकिन जो एलिगेशन लगते हैं कि मामला भी दर्ज होया पंजाब पुलिस से कि उन्होंने जानबूझकर या फिर तुरंत का जो मामला हो जाए उसके कितनी सच्चाई है सर? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਦਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸਰਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ 112 ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ 3-4 ਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਨੂੰ Sir, why the team has been halted by the Haryana police? So, what was the reason? You must have got some information from there. ਪਤਾ ਨਹੀਂ, I don't know, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आम आदमी पार्टी के कायद व रुकन असेंबली आतिशी ने इल्जाम लगाया कि ताजिंदर बग्गा ने पंजाब में तशद्दुद भड़काने की कोशिश की थी। पंजाब पुलिस ने उन पर एक केस दर्ज किया, 5 बार समन भेजा, पूरे कानूनी प्रोसेस पर अमल किया, लेकिन बीजेपी और अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने एक गुंडे को बचाने गैर कानूनी तरीके से पंजाब पुलिस को बंधक बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने आज जो गैर कानूनी काम किया है उससे बीजेपी का असली रूप सामने आ गया है। गुंडों को बचाना बीजेपी का धर्म है। जब कोई गुंडा पकड़ा जाता है तो उसे बचाने के लिए बीजेपी पूरा सरकारी मिशनरी लगा देती है, क्योंकि बीजेपी खुद गुंडों और दंगाइयों की पार्टी है। आज सुबह पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करके जब पंजाब में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए अरेस्ट करके लेके जाती है तो फिर से गैर कानूनी रूप से हरियाणा की पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है और पंजाब की पुलिस को रोक दिया जाता है। तो ये आज साफ स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडे को, एक दंगई को, एक लफंगे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। और ये तो होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक गुंडों की पार्टी है, दंगइयों की पार्टी है, हिंसकों की पार्टी है। तो जब कोई गुंडा पकड़ा जाता है, जब कोई दंगई पकड़ा जाता है, जब कोई उनका लफंगई करने वाला पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र ऊपर से नीचे तक लगा देती है, गैर कानूनी रूप से लगा देती है कि वो अपने एक गुंडे बदमाश दंगई को बचा सके। आज जो दिल्ली पुलिस ने, जो हरियाणा पुलिस ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में वाक़ मिर्जापुर इलाके से एक बार फिर शर्मसार और हैरान करने वाला वाक़या सामने आया है। यहाँ एक गांव में ज़हनी तौर पर माजूर 70 साला शख्स का पहले अगवा किया गया, माफ कीजिएगा 70 साला खातून का पहले अगवा किया गया और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया गया। चाशुंबे की शब खातून को उसके कुंबे वालों ने खेत में बेहोश देखा।
वो खून से शराबोर थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट संजीव वाजपेयी ने कहा कि गांव वालों ने मुलजिम के कपड़ों पर खून के धब्बे देखे तो उसे फौरन पकड़ लिया। जब उसे सख्ती के साथ पूछा गया तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अफसर ने कहा कि खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और उसकी हालत मुस्तहकम है। इलीगल साइन माइनिंग में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमे की सुबह करीब 5 बजे मुल्क भर में छापेमारी की। ये कार्रवाई झारखंड की सीनियर IAS ऑफिसर पूजा सिंघल और उनसे जुड़े दीगर शख्सों के 20 ठिकानों पर की गई। अफसर के करीबी CA के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर है। ED नोट गिनने वाली मशीन से कैश गिन रही है। हालांकि ED की जानिब से कैश मिलने का सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने एक साथ झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, वेस्ट बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली NCR में छापे मारे। एक खबर यह आई कि ये जो रकम जब्त की गई है ये रकम इस IAS ऑफिसर की हो सकती है। इसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है। तूफान, समुद्री तूफान आसानी से खतरे को देखते हुए ओडिशा हुकूमत ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि अगले 48 घंटे में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। हुकूमत ने खतरे को देखते हुए NDRF की 17 और ODRF की 20 टीमें तैनात की है। 175 फायर ब्रिगेड टीमों को भी लगा गया है। दूसरी जानिब नोएडा के कुछ हिस्सों में ओले गिरे हैं। नॉर्थ राजस्थान और दिल्ली NCR पर बादल आज दिन भर छाए रहे, जिसकी वजह से कुछ मकामात पर बारिश भी हुई। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे की सुबह साउथ अंडमान और उससे जुड़े कई इलाकों में एक बारिश का माहौल बना रहा। अगले 48 घंटों के दौरान तेजी से डिप्रेशन बनने की पेशकशी की गई है। दिल्ली के तमाम लोगों को सेहत की मियारी सहूलियत फराहम करने के मकसद से दिल्ली हुकूमत द्वारका के सेक्टर 9 के इंदिरा गांधी अस्पताल को एक मेडिकल कॉलेज तोहफे में देने जा रही है। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल की क़यादत में दिल्ली हुकूमत तमाम शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करने और सेहत आमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुसलसिल काम कर रही है। अगले चंद सालों में सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में तेजी से इजाफा होगा। मुख्तलिफ अस्पतालों की तोसी पर काम जारी है। केजरीवाल हुकूमत अपने मकसद के लिए पुरज़्म है और आवाम की खिदमत के लिए वक्त है। यही वजह है कि दिल्ली के बाशिंदों को सस्ती और मियारी सेहत की देखभाल फराहम की जा रही है। वज़ीर सेहत ने कहा कि दिल्ली हुकूमत सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मुसलसिल बढ़ा रही है। जैन ने कहा कि दिल्ली हुकूमत का मकसद दिल्ली वालों को बैरूनी ममालिक की तरह सेहत की सहूलियत फराहम करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी JITO कनेक्ट 2022 के इफ्तिताह को अंजाम दिया। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये समिट ऐसे वक्त में हो रही है जब मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब मुल्क के सामने अगले 25 साल में मुल्क को कैसे हम सुनहरी दौर में ले जाएं, उसका एक अज़्म रखा गया है। आज हिंदुस्तान तरक्की के मुख्तलिफ निशानों को सामने रखकर अपना सफ़र जारी रखे हुए है। साथियों, वैसे कई बार मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। आज बार भी रूबरू में आता तो और आनंद आता, लेकिन वर्चुअल से सही आप सबके दर्शन कर रहा हूं। साथियों, अभी कल ही मैं यूरोप के कुछ देशों का भ्रमण करके और भारत के सामर्थ्य संकल्पों को और आजादी के अमृतकाल में भारत में मौजूद अवसरों के संबंध में काफी कुछ विस्तार से अनेक लोगों से चर्चा करके लौटा हूं। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का आशावाद, जिस तरह का विश्वास आज भारत के प्रति
करके सामने आ रहा है। आप भी विदेशों में जाते हैं और आप में से जो विदेशों में बसे हैं, आप सब भी अनुभव करते हैं। हर हिंदुस्तानी को, चाहे दुनिया के किसी भी छोर पे हो या हिंदुस्तान के किसी कोने पर हो, हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इससे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। साथियों, वैसे कई बार ऑस्कर अवार्ड याफ्ता और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान की बेटी खतीजा रहमान की शादी ऑडियो इंजीनियर रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद के साथ हो गई। बेटी की शादी की इतला ए.आर. रहमान ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। शादी की मुख्तसर तकरीब में दूल्हे और दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। खतीजा रहमान एक खूबसूरत सफेद रिवायती लिबास में मलबूस दिखाई दे रही थी। रियाजुद्दीन शेख ने सफेद शेरवानी पहनी थी। ए.आर. रहमान ने सोशल मीडिया पर शादी के बाद दी गई दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर के साथ लिखा कि अल्लाह ताला जोड़े को खुश रखे। आपकी नेक तमन्नाओं और मोहब्बतों के लिए पेशगी शुक्रिया। ए.आर. रहमान की पोस्ट पर उनके हजारों मद्दाहों ने नए जोड़े को अपने नए सफर के आगाज पर मुबारकबाद दी। मद्दाहों में से एक ने लिखा कि वाह मुबारक हो दोनों, जबकि दूसरे ने कहा कि दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और प्यारे जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसी तरह मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने भी उन्हें इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। खतीजा भी गुलकारा हैं और उन्होंने कई तमिल फिल्मों में अपने नगमों को पेश करते हुए काफ़ी नाम कमाया, जबकि उनके शोहर एक ऑडियो इंजीनियर और एक बिजनेसमैन हैं। खतीजा रहमान हिजाब की पाबंद हैं। सोशल मीडिया पर वो अपनी तस्वीर बुर्के और हिजाब पहनकर पोस्ट करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने के बावजूद खतीजा रहमान हर वक्त हिजाब में रहती हैं। उन्होंने अपनी मंगनी की तस्वीर में भी हिजाब पहने हुए थी और आज शादी की तस्वीर में भी बाहिजाब है। मुल्क में कोरोना केसेस पिछले 4 हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच मुल्क में 22,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। ये मामले इसके पहले हफ्ते में मिले 15,000 केसेस से 41% ज़्यादा है। मुल्क में मिल रहे केसेस में से 68%, 68% अकेले 3 रियासतों दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है, यानी WHO की नज़र में ये इन्फेक्शन बेकाबू है। ऐसे में मुल्क में कोरोना की चौथी लहर आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन क्या मुल्क में चौथी लहर की वजह दिल्ली बन सकती है, ये देखना होगा। मुल्क के 2 और रियासतों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वालों की तादाद को लेकर हुकूमत के आदाद शुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि साइंस झूठ नहीं बोलती, इसलिए हुकूमत को सही आदाद शुमार बताने चाहिए। जुमे को एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में 47 लाख लोग कोरोना से मरे हैं, न कि 4,80,000 लोग, जैसा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने दावा किया है। साइंस झूठ नहीं बोलती, मोदी बोल सकते हैं। कोरोना की वजह से जान की बाजी हारने वालों के लवाहिकीन का एहतराम करें और 4 लाख रुपए की माली मदद करें और उन्हें 4 लाख रुपए देकर उनकी माली मदद करें। इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का एक आदाद शुमार भी पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। हुकूमत हिंद ने तंजीम की रिपोर्ट पर एतराज दर्ज कराया है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल सितंबर में मुनक्किद होने वाला एशियन गेम्स टाल दिया गया है। एशिया ओलंपिक काउंसिल ने कहा कि एशियन गेम्स की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। इसे आगे कब करवाया जाएगा, इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। एशियन गेम्स का इनेकाद 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के शिनजियांग सूबे के हैंगझो समेत 5 शहरों में होना था। चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 26 शहरों में से लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है। 21 करोड़ की आबादी घरों में है। इन मुख्तलिफ सूबों में लगभग 2 महीने से स्कूल भी बंद है। यहाँ ओमिक्रॉन वायरस की वजह से इन्फेक्शन के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।